एवरीवन, आज हम लापता लेडीज मूवी की स्टोरी देखेंगे जिसमें गांव के एक शादीशुदा जोड़ी की कहानी बताई गई है। ये मूवी एक कॉमेडी ड्रामा है और आपको इसकी कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत में हमें 2001 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक शादीशुदा कपल को देखते हैं। दरअसल शादी के बाद इनकी विदाई हो रही है। यहाँ लड़के का नाम दीपक है और लड़की का नाम फूल कुमारी है। यहाँ इनकी शादी हुए 2 दिन हो गए हैं और दीपक के घर वाले अपने घर पहले ही जा चुके हैं, लेकिन फूल की दादी चाहती थी कि फूल यहाँ से पूजा करके जाए। अब इनकी पूजा खत्म हो गई है, इसलिए ये लोग अपने घर जा रहे हैं। फूल की माँ उससे कहती है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपना घूंघट ऊपर मत करना। ये लोग एक बस में सफर कर रहे थे और रास्ते में दीपक फूल की सारी ज्वेलरी उतरवा कर अपने पास रख लेता है ताकि वो अच्छे से इनकी हिफाजत कर सके। अब ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ हम देखते हैं कि उस डब्बे में पहले से ही 2 और शादीशुदा जोड़े बैठे हुए हैं। यहाँ दुल्हन के कपड़े भी फूल के कपड़ों जैसे ही हैं। दीपक फूल को सीट पर बिठा देता है और खुद साइड में खड़ा हो जाता है। वहाँ पर प्रदीप नाम के एक दूल्हे की माँ दीपक से पूछती है कि तुम भी शादी करके आए हो तो तुम्हें दहेज में क्या मिला है। वो बताती हैं कि हमारे बेटे को तो बाइक, कैश और भी बहुत कुछ मिला है, लेकिन प्रदीप अब भी अपने ससुराल वालों से नाराज है क्योंकि उसे और भी दहेज चाहिए था। जब वो दीपक से दहेज के बारे में पूछती हैं तो दीपक कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि दीपक को तो सच में दहेज में कुछ भी नहीं मिला था। उसके बाद वो आंटी कहती हैं कि लगता है लड़के में ही कोई कमी होगी। दीपक उन्हें गुस्से से देखता है और कुछ टाइम बाद उसे वहां सीट मिल जाती है। दीपक को टॉयलेट जाना था तो वो फूल को बताकर टॉयलेट चला जाता है। उसी समय ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है और उस ट्रेन में और भी ज्यादा लोग चढ़ जाते हैं। धीरे धीरे फुल साइड में होते होते विंडो सीट के पास पहुंच जाती है। फिर प्रदीप अपनी वाइफ के साथ वहीं सीट पे बैठ जाता है और भीड़ की वजह से दीपक को साइड में बैठना पड़ता है। अब रात में दीपक का स्टेशन आ जाता है और जल्दी जल्दी में वो फूल समझकर प्रदीप की बीवी को अपने साथ ले जाता है। प्रदीप की बीवी भी घूंघट में थी और कुछ देख नहीं पा रही थी और दीपक के साथ वो उतर जाती है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि ये तो प्रदीप नहीं है, लेकिन वो फिर भी बिना कुछ बोले दीपक के साथ चल देती है। अब प्रदीप की वाइफ ने ऐसा क्यों किया, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब दीपक अपने गांव पहुंच जाता है और उसके दोस्त बैंड बाजों के साथ में उसका स्वागत करते हैं। दीपक खुशी खुशी अपने घर जाता है और दीपक की माँ उन दोनों की आरती करती है। यहाँ दीपक की माँ लड़की को घूंघट उठाने के लिए कहती है और जैसे ही वो लड़की अपना घूंघट उठाती है तो सब लोग उसका चेहरा देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो फूल नहीं थी बल्कि कोई और लड़की थी। फिर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम पुष्पा है और मैं गलती से दीपक के साथ आ गई हूँ। इस घूंघट और अंधेरे की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं यहाँ आ गई। इस बात पर दीपक के पापा उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि कोई सामान की तरह अपनी बीवी को कैसे भूल सकता है। दीपक अब टेंशन में आ जाता है कि उसकी फूल कहाँ होगी और किस हाल में होगी, क्योंकि उस बेचारी को तो यही नहीं पता कि दीपक ट्रेन से उतर चुका है। दीपक के घर वाले पुष्पा से उसके गांव के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि वो गंगापुर की रहने वाली है, लेकिन वहां तो गंगापुर नाम के बहुत सारे गांव थे और पुष्पा को तो अपने ससुराल के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। वो बस अपने पति का नाम पंकज बताती है। पुष्पा के पास एक नंबर था जो वो दीपक को दे देती है, लेकिन वो नंबर भी बार बार गलत ही बता रहा था। अब दीपक की माँ कहती है कि जब तक इस लड़की के घर का कुछ पता नहीं चल जाता, ये लड़की यहीं दीपक की भाभी के कमरे में रहेगी। दीपक अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर फूल को रेलवे स्टेशन ढूंढने चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ ट्रेन में जब फूल की आंख खुलती है तो वो देखती है कि दीपक वहाँ नहीं है, तो वो ट्रेन से नीचे उतर जाती है। वो दीपक को ढूंढने लग जाती है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ प्रदीप भी अपनी बीवी को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। प्रदीप की बातों से हमें समझ आता है कि उसे अपनी बीवी के गायब होने का कोई भी गम नहीं है। वो कहता है कि अब दहेज तो मिल ही चुका है, अब बीवी मिले या ना मिले क्या ही प्रॉब्लम है। यहाँ हम पुष्पा को देखते हैं जो अपने बैग से एक फोन निकालकर उसमें से सिम को निकालकर जला देती है। यानी कि पुष्पा यहाँ सबसे कुछ तो छुपा रही है। फूल यहाँ रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल अकेली होती है और वो बहुत ज्यादा डर रही थी। कुछ टाइम बाद सुबह हो जाती है जहाँ फूल को एक आदमी मिलता है, लेकिन फूल उससे डर के भागने लगती है। तब वो वहाँ छोटू नाम के एक लड़के से टकराती है। तब वो कहता है कि इस आदमी से मत डरो, ये एक अच्छा आदमी है। फूल छोटू से बताती है कि वो यहाँ खो गई है, तो छोटू उसे स्टेशन मास्टर के पास ले जाता है। वहाँ स्टेशन मास्टर फूल से उसके ससुराल के गांव का नाम पूछते हैं, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं पता था। अब वो उससे उसके पति का नाम पूछते हैं, लेकिन वो अपने पति का नाम लेने से मना कर देती है, लेकिन वो अपने हाथ की लगी हुई मेहंदी दिखा देती है जिसपे दीपक लिखा हुआ था। स्टेशन मास्टर उसको पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन जाने से डर लगता है।
इसके बाद छोटू फूल को एक दादी के पास ले जाता है और कहता है कि अब वही तुम्हारी मदद कर सकती हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से इस स्टेशन पे चाय और समोसे का स्टॉल चलाती हैं। जब दादी फूल की कहानी सुनती है तो वो कहती हैं कि जरूर तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया होगा, क्योंकि उसने तेरे गहने भी ले लिए हैं। लेकिन फूल कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। दादी भी यहाँ फूल की मदद करने के लिए मान जाती है और वो उसे अपने साथ स्टॉल पे रख लेती हैं। यहाँ फूल का पता लगाने के लिए दीपक अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ वो इंस्पेक्टर शाम को सारी बात बताता है। तब शाम को लगता है कि उसकी वाइफ सारी ज्वेलरी लेकर खुद ही भाग गई होगी, लेकिन दीपक बताता है कि नहीं, गहने तो मेरे पास ही है। तब शाम पूछता है कि जो लड़की तुम्हारे साथ आई है, क्या उसके पास गहने हैं? तो वो कहता है कि हाँ, उसके पास तो अच्छी खासी ज्वेलरी है। शाम को यहाँ पुष्पा पे शक होता है। श्याम अब फूल की फोटो मांगता है, लेकिन दीपक के पास बस एक घूंघट वाली फोटो होती है, जिस पर श्याम उसका मजाक उड़ाता है। अब श्याम कहता है कि कल पुष्पा को लेकर थाने आना, और वो इस केस को सॉल्व करने के बारे में सोचने लगता है। हालांकि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि वो फूल को आखिरकार पहचानेगा कैसे। दूसरी तरफ प्रदीप अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने थाने जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये तो प्रदीप की दूसरी शादी थी, क्योंकि पहली वाइफ को तो उसने जिंदा जला दिया था, लेकिन कोर्ट में ये बात प्रूफ नहीं हुई थी। अब जब दीपक अपने घर जाता है तो उसके घर वाले टेंशन में होते हैं, क्योंकि पुष्पा घर से गायब थी। थोड़ी देर बाद पुष्पा वहां आ जाती है और वो कहती है कि वो मंदिर गई थी। दीपक उसे बताता है कि तुम्हें कल मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। थाने का नाम सुनकर पुष्पा डर जाती है। श्याम अब इस केस के बारे में रिसर्च करता है और उसे दूसरे गांव से एक केस मिलता है, जिसमें लड़के का नाम प्रदीप होता है और लड़की का नाम जया होता है। रात में हम पुष्पा को देखते हैं, जो अपने मोबाइल में नया सिम कार्ड डालती है, जो वो मंदिर जाने के बहाने लेकर आई थी। वो यहाँ किसी से बात करती है। अगले दिन दादी फूल से कहती हैं कि तू जाकर पुलिस में सब बता दे, क्या पता तुझे कुछ वहां से पता चल जाए। लेकिन फूल इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे पति मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। पुष्पा यहाँ दीपक की भाभी से बातें करती है और दोस्ती बढ़ाने लगती है। दीपक की भाभी बताती है कि उसे ड्राइंग करने का बहुत शौक है, लेकिन शादी के बाद से वो ड्राइंग नहीं करती। फिर पुष्पा अपना हाथ दिखाती है, जिस पर जया लिखा होता है, यानी कि पुष्पा यहाँ सबसे अपना असली नाम छुपा रही है। अब थाने में पुष्पा और दीपक आते हैं और इंस्पेक्टर श्याम पुष्पा से पूछताछ करने लग जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, गांव कहाँ है, और वो ऑलमोस्ट सभी का जवाब में कहती है कि उसे नहीं पता। श्याम को यहाँ पुष्पा पे शक होता है कि ये जरूर यहाँ कुछ छुपा रही है। श्याम उसके हाथ पे बने हुए किसी निशानी के बारे में पूछता है तो वो उसे अपना हाथ दिखा देती है, जिसपे श्रेया लिखा हुआ था। पुष्पा ने यहाँ जया नाम को श्रेया में बदल दिया था। जब श्याम उससे इस नाम के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मेरे दादाजी मुझे श्रेया नाम से बुलाते थे। श्याम यहाँ पुष्पा की फोटो लेने बोलता है, लेकिन पुष्पा इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि हमारे घर की लड़कियां ऐसे फोटो नहीं निकलवाती हैं। श्याम उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है और जैसे ही पुष्पा जाने लगती है, श्याम पीछे से जया करके पुकारता है। पुष्पा यहाँ पीछे पलट जाती है और श्याम समझ जाता है कि यहाँ सारी गड़बड़ यही कर रही है। यहाँ दादी फूल को अपने बारे में बताती हैं कि मेरे पति और बेटे को मैंने घर से निकाल दिया, क्योंकि वो दोनों पीकर मुझे ही मारते थे, इसलिए अब वो अकेली रहती हैं। अगले दिन फूल दादी के स्टॉल पर एक मिठाई बनाती है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है और उसकी पूरी मिठाई बिक जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि श्याम अब पुष्पा का पीछा कर रहा है। वो पता लगा रहा है कि वो कहाँ जाती है और किससे मिलती है। यहाँ उसे पता चलता है कि पुष्पा ने पहले तो अपने कुछ गहने बेचे और फिर उसने 5,000 रुपए के 5 बार मनी ऑर्डर किसी हेमा नाम की लड़की को किए हैं। अब श्याम इसके बारे में सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहती है। वहाँ हम पुष्पा को देखते हैं, जो खेत में थी, और उससे बात करने के लिए दीपक का दोस्त मनोहर आता है और यहाँ बातों बातों में उसे पता चलता है कि पुष्पा पढ़ी लिखी लड़की है। वहाँ दीपक के पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ कीटनाशक छिड़कना होगा, वरना ये कीड़े फसल खराब कर देंगे। इस पर पुष्पा कहती है कि इससे तो फसल के पोषक तत्व भी खराब हो जाएंगे, और वो यहाँ पर उन्हें एक आसान सा सलूशन बताती है, जिससे फसल कीड़ों से बच जाएंगे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि पुष्पा को किसानी का काफी नॉलेज है। दूसरी तरफ अपने दोस्तों के कहने पर दीपक एमएलए से मिलने चला जाता है और कहता है कि आप ही मेरी बीवी को ढूंढने में हेल्प कर दो। लेकिन वहाँ एमएलए दीपक का नाम लेकर सामने वाली पार्टी को ही किडनैपर बता देता है। अब एक दिन पुष्पा का फोन दीपक के भतीजे के हाथ में लग जाता है। तब पुष्पा उसे मोबाइल में गेम खेलने का लालच देकर चुप रहने के लिए बोलती है। यहाँ वो दीपक की भाभी की बनाई हुई फोटो को देखती है और उसकी बहुत तारीफ करती है और उनसे कहती है कि आपको आगे भी ड्राइंग बनानी चाहिए। अब रात में दीपक अपने दोस्तों के साथ पी रहा होता है और उसमें से एक दोस्त कहता है कि अब तो फूल को गायब हुए काफी दिन हो चुके हैं, क्या पता उसके साथ किसने क्या किया हो।
इस बात पर दीपक अपने दोस्तों से लड़ने लग जाता है। अब दीपक घर आता है और पुष्पा उसे संभालती है, लेकिन यहाँ दीपक बार-बार फूल का ही नाम लिया जा रहा था। अगले दिन पुष्पा दीपक की भाभी से कहती है कि आपको किसी की पेंटिंग बनानी है, लेकिन आप ये बात किसी को भी मत बताना। इधर थाने में दूसरे गांव से फैक्स आता है जिसमें पुष्पा की फोटो थी, लेकिन नाम जया था। ये देखते ही श्याम पुष्पा को पकड़ने के लिए चला जाता है और वो वहां जाकर सारी बात दीपक को बताता है। वो कहता है कि ये जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई बैठी थी। ये सब सुनने के बाद दीपक जया को अरेस्ट करने के लिए कह देता है। वो जया की एक भी बात नहीं सुनता कि वो कहना क्या चाहती है। ये लोग जया को थाने में लाकर कैद कर देते हैं और दूसरे थाने वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जया मिल गई है। दीपक के दोस्त दीपक के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि पुष्पा धोखेबाज नहीं है। उसने तो फूल की फोटो के पोस्टर्स लगवाए हैं ताकि फूल जल्द से जल्द मिल जाए। उसने ये फोटो दीपक की भाभी से बनवाए हैं क्योंकि तुम्हारी भाभी ने शादी में फूल को देखा था। यहाँ फूल को भी वो पोस्टर मिल जाता है और उसमें गांव का एड्रेस भी लिखा हुआ था। गांव का नाम था सूरजमुखी। इसके बाद स्टेशन मास्टर उसी गांव में जाने वाली ट्रेन में उसे बिठा देते हैं। अब दीपक थाने चला जाता है और पुष्पा से सच्चाई पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों छुपी हुई थी, जिस पर वो बताती है कि उसने 12th में टॉप किया था और वो देहरादून जाकर आगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी। शादी के लिए उन्होंने सारे खेत भी बेच दिए। शादी के 2 दिन पहले उसे पता चला कि लड़के ने अपनी पहली पत्नी को दहेज के कारण मार दिया था, पर अपने माँ बाप की हालत देखकर वो चुप रही थी। लेकिन जब ट्रेन में दीपक ने उसे वहां से चलने के लिए कहा तो वो ये सोचकर चुप रही कि मौका मिलते ही वो देहरादून अपनी पढ़ाई के लिए चली जाएगी। इन सभी के लिए वो अपनी कजिन हेमा को पैसे भी भेजा करती थी। फिर वो कहती है कि मैं कल ही देहरादून जा रही थी, लेकिन दीपक नशे में कल फूल के लिए काफी परेशान था, इसलिए मैंने फूल के पोस्टर छपवा दिए ताकि वो इसे जल्द से जल्द मिल जाए। उस पोस्टर में मेरा नंबर था। पुष्पा शाम को अपना नंबर चेक करने के लिए कहती है और उसमें स्टेशन मास्टर की कॉल भी आई हुई थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि फूल उनके गांव में पहुंचने वाली है। ये सुनते ही दीपक फूल को लेने के लिए चला जाता है और उसे स्टेशन पे फूल मिल भी जाती है। दीपक और फूल दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ थाने में प्रदीप जया को लेने आता है और वो शाम को ये मामला दबाने के लिए पैसे भी ऑफर करता है। जैसे ही वहाँ जया आती है वो उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि चल अब मैं तुझे घर चलकर बताता हूँ। उसी समय श्याम प्रदीप को रोकता है और कहता है कि मेरा काम था जया को ढूंढना, लेकिन अब ये जया की मर्जी होगी कि वो तेरे साथ जाना चाहती है या नहीं। यहाँ जया उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और श्याम प्रदीप को हड़का कर कहता है कि अब तू इससे परेशान मत करना वरना मैं तुझे ढूंढ कर मारूंगा, और उसे वापस भेज देता है। अब श्याम जया को उसकी जब्त की हुई ज्वेलरी देता है और कहता है कि देहरादून में जाकर मन लगाकर पढ़ना। इसके बाद हम देखते हैं कि जया देहरादून के लिए जा रही होती है। तब दीपक का दोस्त दीपक के जरिए अपने दिल की बात उसे कहता है कि मुझे चिट्ठी लिखते रहना, क्योंकि उसे जया पसंद थी। सब हंसने लग जाते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप आपको आज की ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।